गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छा, आपको जो पढ़ाया था पढ़ा आप लोगों ने? सर। यस सर, पढ़ा था। समझ में आ गया? यस सर। चलिए, तो आज हम अब सही मायने में एनिमल किंगडम हमारा भी स्टार्ट होगा, क्योंकि अभी तक हम जो भी पढ़ रहे थे लास्ट टाइम तक हमने किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ लिया, बट चूंकि उसमें यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में आपके एनिमल्स भी आते, इसलिए वो एनिमल किंगडम का भी पार्ट हो गया। बट सही मायने में जब क्लासिफिकेशन हुआ तो एक कोष की यूकैरियोटिक वाले जीवों को जगत प्रोटिस्टा में रखा गया, ये तो सबको पता ही है, ठीक है। बट उसमें जंतुओं के भी लक्षण थे, इसलिए हम उसको जंतु जगत का भी पार्ट मान लेते हैं। और उसके पहले हम जो भी पढ़ रहे थे एक तरीके से बेसिक था, अब वो बेसिक हमारा एकदम से क्लियर हो गया। अब हमको आगे सारे फाइलम, सारे संघ बड़े आसानी से समझ में आएंगे, पूरा क्लासिफिकेशन हमारा इजी हो जाएगा। देखो कितनी आसानी से अब समझ में आता है, ठीक है। देखो जल्दी से, अब आपको आज जो डालना है वो है संघ पॉलीफेरा। क्या पढ़ना है बेटा आज आपको? संघ पॉलीफेरा, फाइलम पॉलीफेरा, ठीक। डालो हेडिंग संघ पॉलीफेरा। और संघ पॉलीफेरा, आप अंग्रेजी में बोलेंगे फाइलम पॉलीफेरा। देखो सबसे पहले आपने कहा जो फाइलम पॉलीफेरा है उसमें सेलुलर ग्रेड वाले कोशिकी स्तर के जंतुओं को रखा गया है, पढ़ा ना आपने। अब जब कोशिकी स्तर के जंतुओं को रखा गया है तो इसमें जो भी काम होंगे वो कोशिकाओं के द्वारा होंगे, जबकि आपके संघ प्रोटोजोआ में जो भी काम थे वो जीवद्रव्य के द्वारा थे। तो पहला पॉइंट तो यही होगा, इसमें सेलुलर ग्रेड यानी कि कोशिकीय स्तर, कोशिकीय स्तर के, अब जीव नहीं कह सकते, जीव में तो पौधे भी आ जाते हैं, इसलिए जंतुओं का नाम लेना पड़ेगा। इसमें कोशिकीय स्तर के जंतुओं को रखा है। इसमें जो भी काम होंगे वो किसके द्वारा होंगे बेटा? कोशिकाओं के द्वारा। क्लियर हो गया सबको यहां तक? फिर ये नाम किसने दिया? जैसे आपने पढ़ा प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ नाम किसने दिया था? गोल्डफस्ट ने हमको बताया था ना आपको। इसी तरह से पॉलीफेरा नाम रॉबर्ट ग्रांट ने दिया। तो पॉलीफेरा शब्द रॉबर्ट ग्रांट ने दिया, रॉबर्ट, ROBRT, रॉबर्ट ग्रांट। ठीक है। यदि किसी इंडियन साइंटिस्ट ने दिया होता तो हमारे इंडियन साइंटिस्टों के नाम की बेसिस पर बनता है। राम प्रसाद जी है ना, श्याम प्रसाद जी, रामेत है ना, इस तरह के अनिल, सुनील, दीपेश, इस तरह के नाम होते हैं। फिर आप पढ़ेंगे क्योंकि कोशिकीय स्तर है तो इसमें सारे काम बॉडी सतह के द्वारा। देखिए इसमें पाचन, इंट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर का मतलब होता है कोशिकाओं के अंदर, पाचन इंट्रासेलुलर यानी कोशिका के अंदर, तथा श्वसन व उत्सर्जन शरीर की सतह के द्वारा होता है। शरीर की सतह के द्वारा होता है। कैसे होता है शरीर की सतह के द्वारा? भी हम डायग्राम के द्वारा समझाएंगे। फोर्थ पॉइंट,
ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। आप में से कोई बताएगा डिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है? बताओ बेटा। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है जर्मिनल लेयर कितनी होती है? 3, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। यदि हम डिप्लोब्लास्टिक टर्म यूज कर रहे हैं तो जर्मिनल लेयर कितनी रह जाएंगी? केवल 2। आवाज आ रही है हमारी आप लोगों तक? प्लीज बताइए। यस सर। 2 रह जाएंगी। 2 रह जाएंगी। तो आप ये बताओ सबसे बाद में कौन सी जर्मिनल लेयर बनती है? एक्टोडर्म, एंडोडर्म या मीजोडर्म? मीजोडर्म। मीजोडर्म। तो अगर हमने डिप्लोब्लास्टिक टर्म यूज किया तो इसका मतलब कौन सी एब्सेंट होगी? मीजोडर्म होगी। ये डिप्लोब्लास्टिक स्तर के होते हैं, स्तर के होते हैं, अर्थात इनमें मीजोडर्म नहीं बनती। तो मीजोडर्म नहीं बनती तो अपने आप हम समझ गए कौन सी 2 बनती होंगी। उनको लिखने की जरूरत नहीं है जो 2 बनती है। एक्टोडर्म एंडोडर्म। एक्टोडर्म होगी और एंडोडर्म होगी। क्लियर है ना? एक्टोडर्म और एंडोडर्म देखने को मिलेगी। चलिए आगे। अब जब डिप्लोब्लास्टिक है, सेलुलर ग्रेड के हैं, तो इनमें सिमेट्री भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। तो अगला पॉइंट, ये सममिति व असममिति यानी सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल, दोनों हो सकते हैं। सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल दोनों प्रकार के हो सकते हैं। इनके सेक्शन काटे भी जा सकते हैं और नहीं भी काटे जा सकते। क्लियर है ना? यदि सेक्शन की बात हमने की सिमेट्रिकल, तो कौन सी सिमेट्री देखने को मिलेगी जनरली इनमें? रेडियल सममिति, रेडियल सिमेट्रिकल। रेडियल सिमेट्रिकल का मतलब होता है किसी भी रेडियस से कट कर दीजिए, चाहे यहां से चाहे यहां से। तो किसी भी रेडियस से काटने पर यदि 2 बराबर भागों में कट जाए तो उसको रेडियल सिमेट्री कहते हैं। लिखा चुके हैं वैसे हम, किसी भी रेडियस से काटने पर 2 बराबर भाग बन जाए तो उसको रेडियल सिमेट्री कहते हैं। ठीक है बेटा? क्लियर है यहां तक सबका? समझ में आ गया? यस सर। चलिए, तो अब बॉडी सरफेस के द्वारा कैसे होता है सुसंगठन, उसको डायग्राम में दिखाएंगे। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? यस सर। अब देखो कैसे होता है बॉडी सरफेस के द्वारा सारा काम। इसमें क्या है, मीजोगिलिया होती है बेटा।
ये जो हमने ब्लैक कलर की बनाई है लेयर, इसको आप मीजोगिलिया बोलिए। लेफ्ट साइड में ले लीजिए मीजोगिलिया। मीजोगिलिया का मतलब है नॉन सेलुलर लेयर होती है, जो कोशिकाओं की बनी नहीं होती। ठीक है, तो बगैर कोशिकाओं की बनी स्तर जिसको आपने मीजोगिलिया कहते हैं। और इस मीजोगिलिया पर अंदर की तरफ एक सेल्स की लेयर लगी होती है, ये सब में बनाना है अंदर की तरफ। अंदर की तरफ सब में। ये इस अंदर की तरफ वाली लेयर को हम एंडोडर्म बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? एंडोडर्म। एंडोडर्म है तो हम इसको दूसरे टर्म में, क्योंकि लेयर है तो इसलिए लेयर के लिए डर्मल वर्ड यूज होता है, तो एंडोडर्मल भी बोल सकते हैं। और हमेशा ये कॉइनोसाइट्स की बनी होती है। कॉइनोसाइट्स। कहीं पर भी कॉइनोसाइट वर्ड आ जाए, ये हमेशा न्यूट्रिटिव सेल्स होती है। न्यूट्रिटिव सेल्स का मतलब कौन सा काम करने वाली है? पोषण देने वाली। और वैसे भी आपको पता है जो अंदर रहेगी वो हमेशा पोषण देने का काम करती है। जैसे हमारे घर में जनरली हमारे दो मेन होते हैं हमारे पालन पोषण के लिए। एक हमारी माँ जो जनरली अंदर रहती है, तो वो एंडोडर्मल कॉइनोसाइट, और कॉइनोसाइट सेल्स का नाम है, तो लेयर को हम कॉइनोडर्म भी बोल सकते हैं। क्या नाम हो जाएगा बेटा लेयर का, जरा बताओ? कॉइनोडर्म। डर्म माने लेयर, परत। यदि कॉइनोसाइट वर्ड यूज कर रहे हैं तो सेल्स, कॉइनोडर्म वर्ड यूज कर रहे हैं तो कॉइनोसाइट्स की बनी हुई परत। क्लियर है? एक ही बात है। इनका काम होता है पोषण देना। बाहर वाली जो सेल्स होती है, तो बाहर जनरली हमारे फादर रहते हैं, तो प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी, सुरक्षा की जिम्मेदारी हमेशा बाहर वालों की होती है। तो जो ब्लैक वाली लेयर पहले बनाई थी वो मीजोग्लिया है। अब जो बाहर की तरफ ब्लैक बना रहे हैं बेटा, वो आपकी एक्टोडर्मल है। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, डायग्राम क्लियर देखना। याद किया एक्टोडर्मल है। एक्टोडर्मल, एक्टोडर्मल मींस एक्टोडर्म की बनी हुई, और एक्टोडर्म की बनी हुई तो बाहर की तरफ जो सेल्स होती है पिनेकोसाइट्स होती है। पिनेकोसाइट। और जब ये लेयर बनाएंगी तो पिनेकोडर्मल वर्ड यूज हो जाएगा। पिनेकोडर्मल। ठीक है। और पिनेकोसाइट या पिनेकोडर्मल जो सेल्स होती है उनका काम होता है प्रोटेक्शन, सुरक्षा देना। और आप पढ़ेंगे इसमें अगला पॉइंट, जितने पॉइंट आपने लिख दिए उसके बाद में जो अगला पॉइंट आएगा, कोरीफेरा में पूरे के पूरे कौन से एनिमल्स आते हैं? इसमें स्पंज आते हैं। अगला पॉइंट जो भी आपके हुए थे, जिनकी पूरी सतह पर
पूरी सतह पर पोर्स होते हैं, पोर माने छिद्र, और वो छिद्र आपको डायग्राम में नजर आ रहे हैं, ये रहा, और इन सभी छिद्रों को क्या नाम देते हैं, आप में से कोई बताएगा बेटा? ऑस्टिया बोलते हैं इनको, और इनका काम होता है इन ऑस्टिया से होकर अंदर की तरफ जाएगा फूड प्लस वाटर। तो जब फूड प्लस वाटर गया तो फूड से क्या मिलता है बेटा, जल्दी से बताओ? पोषण। ऊर्जा ऊर्जा न्यूट्रिशन बोलते हैं, प्लस ऑक्सीजन भी जाती है। O2 जाएगी तो क्या मिल जाएगा? श्वसन। श्वसन। ठीक, अब ये इसकी कैविटी होगी जिसको आप स्पंजोसील बोलेंगे, स्पंजोसील। ठीक है, अब यहां से यहां पहुंचा आपका फूड प्लस O2, तो सेल्स के अंदर फूड का बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो कौन सी गैस बनेगी बाद में? अमोनिया। अमोनिया और CO2। CO2। ये दोनों यहां से निकल जाएंगे बाहर, CO2 एंड NH3। जहां से बाहर निकलते हैं उस ओपनिंग को बोलते हैं बेटा ऑस्कुलम, जो एक होता है। तो शरीर के सतह पर एक बड़ी ओपनिंग होती है, उसको ऑस्कुलम कहते हैं, जिससे होकर CO2 और NH3 बाहर निकलती है। और आपने ये तो पढ़ा ही है, ये सारे के सारे जंतु जली होते हैं, और जो जली होती है वो किसका उत्सर्जन करते हैं? अमोनिया का। ये जली होते हैं, और जो जली होते हैं ध्यान रखना वो हमेशा अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, क्योंकि अमोनिया बहुत ज्यादा विषैला होता है। बट वाटर में जो रहने वाले एनिमल है वो अमोनिया को अमोनिया के फॉर्म में एक्सक्रीट कर देते हैं। ये जली होते हैं, अर्थात अमोनोटैलिक भी होते हैं, अमोनोटैलिक होते हैं। तो किसको उत्सर्जित करते हैं? अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। इतना नोट कर लो, फिर मॉड्यूल्स में से पढ़ते हैं। करिए नोट। सर ये मोनोटैलिक लिखा। हाँ, अमोनोटैलिक का मतलब होता है जो अमोनिया को निकाले उत्सर्जन के रूप में, उनको अमोनोटैलिक कहते हैं। जो यूरिया को निकालते हैं उनको यूरियोटैलिक कहते हैं। जो यूरिक एसिड निकालते हैं उनको यूरिकोटैलिक कहते हैं। ठीक है, जो ग्वानिन निकालते हैं उनको ग्वानोटैलिक कहते हैं। पढ़ेंगे, उत्सर्जित तंत्र है ना आपके सिलेबस में, वहां पे पढ़ेंगे सब। सर। हेलो सर, हाँ बेटा, ये मतलब ये डायग्राम के बीच में जो लिखा है SPONG है कि C है? स्पंजोसील, SPONGOCOEL, GOCOEL, स्पंजोसील गुहा होती है। अरे स्पंज है ना, तो स्पंज के अंदर की गुहा को स्पंजोसील कहते हैं। स्पंज, स्पंज के अंदर की गुहा स्पंजोसील कहलाती है। ठीक है,
नोट कर लिया बेटा? यस सर। सबका हो गया? यस सर, हो गया। ठीक है, जिसका रह जाया करे तो वो बोल दिया करो। हमने पूछा सबका हो गया, तो सब तो हाँ करेंगे नहीं, कोई एक दो लोग करेंगे तो हम हटा देंगे। अगर वाकई में किसी का रह गया तो बोल के करो नहीं सर बचाया है ना। अब देखो बेटा, अब आप अपनी शीट निकाल लो, मॉड्यूल। अब मॉड्यूल में से रीड करना है। फिर जब हम इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, यानी संघ पॉलीफेरा को हम उनके वर्गों में क्लासिफाइड करेंगे, वर्गों में वर्गीकृत करेंगे, तो फिर एक टेबल बनवाएंगे। ठीक है, बट उसके पहले आप अपने मॉड्यूल से रीड कर लीजिए, वन टू वन करके एक एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर करना है। देखो, सबसे पहले सभी जलीय होते हैं, लिखा है हमने सभी जलीय होते हैं, जो समुद्र में भी रह सकते हैं और नदी तालाबों में भी रह सकते हैं। समुद्र के पानी को हम खारी पानी या सॉल्टी वाटर बोलते हैं, और नदी और तालाबों के पानी को हम फ्रेश वाटर, ताजा पानी बोलते हैं। ये स्थानबद्ध होते हैं। स्थानबद्ध का मतलब एक ही स्थान पर रहने वाले, अपने स्थान से चलते फिरते नहीं है, अपनी जगह पर स्टे करते हैं। ये अकेले भी रह सकते हैं और कॉलोनी में भी रह सकते हैं। तो अभी जितने भी पॉइंट्स हैं उनमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो हमको बहुत ज्यादा याद करना होगा ना, इसलिए मेन पॉइंट अपन ने लिख लिए थे, बट पढ़ने सब है। फिर आपने कहा ये एकल भी हो सकती है, कॉलोनी में भी रह सकते हैं। इनके शरीर की सतह पर बहुत सारे छिद्र होते हैं, जिन छिद्रों को आप ऑस्टिया कहते हैं, और शरीर की सतह पर एक बड़ा छिद्र होता है जिसको आप ऑस्कुलम कहते हैं। इसको अंडरलाइन कर लो, ये मेन बात है। ठीक है, और ये निभई यानी कॉलोनियों में रहने के कारण इनको अलग अलग से पहचान कर पाना मुश्किल होता है, पढ़ के छोड़ दो। अंडरलाइन करो केवल वो वाली लाइन, शरीर की सतह पर असंख्य छिद्र होते हैं, इनको ऑस्टिया कहते हैं, और एक बड़ी ओपनिंग होती है जिससे बाहर निकलता है, उसको ऑस्कुलम कहते हैं। फिर देखो, जलनाल तंत्र, जलीय तंत्र भी कहलाते हैं, और आपने पढ़ा कि इसमें भोजन, श्वसन, उत्सर्जन, गैमीट्स का स्थानांतरण, सभी क्रियाएं देखने को मिलती हैं। इनमें जो जलनाल तंत्र है वो तीन प्रकार का देखने को मिलता है। एक एस्कोनॉइड होता है, एक साइकोनॉइड होता है, एक ल्यूकोनॉइड होता है। एस्कोनॉइड का मतलब एस्कोन प्रकार का, जो ल्यूकोसोलिनिया में देखने को मिलेगा, केवल एक एग्जांपल याद रखना है। और ल्यूकोनॉइड, स्किन दिखाई नहीं दे रही। हेलो सर, हाँ स्किन दिखाई नहीं दे रही है। अब दे रही है? अब स्क्रीन दिख रही है? बेटा किसको दिखाई नहीं दे रही है, नाम बताओ। देने लगी सर, देने लगी। अब मतलब आप नीचे थे शायद। हाँ, नहीं स्क्रीन तो दिख रही होगी, हम नहीं दिख रहे होंगे। वही मतलब प्रॉब्लम थी, आपकी वॉइस आ रही थी लेकिन आप दिखाई दे। हाँ, तो देखो बेटा, आपका जो ल्यूकोसोलिनिया होता है दिया हुआ है, उसमें एस्कोन प्रकार का कैनाल सिस्टम होता है, और जो यूस्पोंजिया होता है, स्पोंजिला होता है, उनमें ल्यूकोनॉइड टाइप का होता है। बीच वाला छोड़ सकते हो आप, केवल दो याद रखो बस। ल्यूकोसोलिनिया में एस्कोन प्रकार का, और आपके जो स्पंजेस है मेनली, चाहे वो स्पोंजिला हो चाहे बाथ स्पंज हो, उसमें एस्कोनॉइड टाइप का होता है। ये दो लाइन अंडरलाइन करनी है बस। अभी तक मॉड्यूल में हमने केवल आपको 3 लाइन अंडरलाइन करवाई, और जो अपने क्लास नोट्स हैं वो तो पूरे पढ़ने होते हैं, उसमें कोई अंडरलाइन नहीं, वो तो सारे पॉइंट ही अंडरलाइन है। फिर देखो बेटा, संगठन तो हमने बताए थे कोश के स्तर के होते हैं, और कोश के स्तर के होते हैं तो उनमें सममिति देखने को भी मिल सकती है और नहीं भी मिलती है, तो लिखा है। और कुछ में रेडियल सिमेट्री भी होती है, जैसे ल्यूकोसोलिनिया में। तो जो आपके एस्कोन टाइप का कैनाल सिस्टम रखते हैं, एस्कोन टाइप का कैनाल सिस्टम रखते हैं, उनमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। बाकी यदि हम एस्कोनॉइड टाइप की बात करेंगे, साइकोनॉइड टाइप की बात करेंगे, तो उनमें सिमेट्री देखने को नहीं मिलेगी।
समझ में आ गई बात? इसलिए हमने दोनों चीजें लिखी थी, सममिति भी हो सकती है और असममिति भी हो सकते हैं। और सममिति होगी तो रेडियल सिमेट्री होगी, किसी भी रेडियस से, त्रिज्या से आप दो बराबर भागों में इनको काट पाएंगे, वो ल्यूकोसोलिनिया होता है। बट सभी को नहीं काट सकते, केवल ल्यूकोसोलिनिया वाले को। एस्को आपका ल्यूकोन टाइप का कैनाल सिस्टम है, उन्हीं को हम दो बराबर भागों में काट सकते हैं। समझ में आ रही है ना बात सबको यहां तक? फिर देखो स्पंज बहुकोषीय, स्पंज बहुकोषीय है तो हम पहले ही बता चुके। दे व्यक्ति बता दी, दो तरह की होती है। मीजोग्लिया पे आके सारी सेल्स अटैच है। मॉड्यूल मंडल लाइन कर लो, ये वाला पॉइंट जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। बाहर की तरफ आपने कहा पिनेको डर्म होती है, डर्म हम स्तर को बोलते हैं। अब कोई भी स्तर है तो कोशिकाओं की बनी होगी, तो डर्म के लिए स्तर आ गया तो पिनेको डर्म का है तो सेल्स का नाम पिनेकोसाइट हो जाएगा। और जो हमने बताई थी पिनेकोसाइट जो सेल्स होंगी वो प्रोटेक्शन का काम करेंगी, सुरक्षा का काम करेंगी। अंदर की जो लेयर होगी वो कोइनोडर्म होगी। डर्म माने फिर वो स्तर, अब वहां पे जो सेल्स होंगी वो कोइनोसाइट्स होंगी। कोइनोसाइट्स का जो काम होता है पोषण देना। फिर आपने देखा इनकी पूरी सतह पर बहुत सारे छिद्र थे जिनको आपने ऑस्टिया कहा। उन ऑस्टिया से होकर पानी के साथ में भोजन और ऑक्सीजन अंदर पहुंची स्पंजोसील जो इनकी गुहा है उसमें, और उस गुहा से फिर भोजन और ऑक्सीजन कोइनोसाइट्स में चली जाएगी। कोइनोडर्म जो लेयर है उसमें चली जाएगी जो कि कोइनोसाइट कोशिकाओं की बनी हुई है। वहां पर भोजन का जैव रासायनिक ऑक्सीकरण होगा, आपको मालूम है, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। और ऊर्जा को वहां की कोशिका अपने कामों के लिए, जो भी उनके काम उनके लिए यूज करेंगे। और जो पदार्थ बनेंगे CO2 और NH3 उनको बाहर रिमूव कर दिया जाएगा। लेकिन CO2 और NH3 को रिमूव करने के लिए आपने देखा है डायग्राम में शरीर की सतह पर एक ही बड़ी ओपनिंग होगी जिसको ऑस्कुलम कहेंगे, उसके द्वारा उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। यहां तक क्लियर है बेटा? सारे पॉइंट सबके प्लीज रिप्लाई करो। यस सर। फिर देखो, फिर कुछ कोशिकाएं लिखी हुई है आपके मॉड्यूल्स में जिनके काम है, वहां पे आप अंडरलाइन कर सकते हैं। यहाँ एक आर्कियोसाइट्स और ढूंढ लीजिए, क्योंकि हमने बताया था इनमें गैमीट्स भी बनते हैं। अब गैमीट्स वर्ड यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, स्पोर्स वर्ड यूज करेंगे, स्पोर्स फॉर्मेशन होता है। तो अब इनमें जो रिप्रोडक्शन करती है, प्रजनन करने वाली कोशिकाएं, वो कौन सी है? आर्कियोसाइट्स। बस इतना ध्यान रखो, तीन मत भूलना, सुरक्षा देने वाली पिनेकोसाइट्स, भोजन देने वाली, श्वसन देने वाली कोइनोसाइट्स, ठीक है, और प्रजनन करने वाली सेल्स कौन सी आपके स्पंज में? तो आपका जवाब हो जाएगा आर्कियोसाइट। ठीक है। अब आपको मालूम है यदि हमको कलर की बात, भोजन का वितरण करना है तो ट्रोफोसाइट्स, और भक्षण वाली याद नहीं करनी है क्योंकि फेगोसाइटोसिस का मतलब ही भक्षण होता है, वो तो बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं तो आपको पता ही है। ऐसा नहीं हो सकता कहीं पर भी कि हमने कहा फेगोसाइटोसिस और कहते हैं फेगोसाइटोसिस वाली सेल्स पोषण देती हैं, प्रजनन देती हैं, उत्सर्जन देती हैं, श्वसन देती हैं, ऐसे वर्ड यूज कर सकते हैं क्या कभी भी हम? नहीं। तो जहां पे फेगो टर्म लग गया समझ लो वो भक्षण का कार्य करेंगे। तो इसलिए इसको हमें याद करने की जरूरत ही नहीं है, कहीं पर भी आ जाए फेगो हमेशा भक्षण। और आप सबको पता होगा ये बात, फेगो का मतलब भक्षण होता है। ऐसा कोई जिसको नहीं मालूम है फेगो का मतलब भक्षण होता है? प्लीज बताओ, पता है? तो फिर ये भी पता होगा क्रोमोसाइट का मतलब होता है कलर देने वाली, रंग के लिए रिस्पॉन्सिबल, कलर प्रोवाइड कराने वाली। तो क्रोमोवर्ड कहीं पर भी आ जाए तो क्रोमोवर्ड के बाद ये कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगा कि पोषण देती होंगी या प्रजनन करती होंगी, हमेशा रहेगा कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ये भी हमको याद नहीं करना है। तो करना तो आपको 5-6 याद है, बट सही मायने में 2-3 हमको याद ही नहीं करने हैं। हमको मेनली 3 चीजें याद रखनी है। आर्कियोसाइट्स प्रजनन के लिए होंगी, ट्रोपोसाइट्स भोजन वितरण के लिए होंगी, कोइनोसाइट्स हमारी पोषण के लिए होंगी, और पिनेकोसाइट्स हमारी होंगी बेटा काय के लिए? सुरक्षा के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। केवल 4 याद कर लीजिए इसके वजह से। करनी 6 है बट 2 करनी नहीं है क्योंकि वो आपको पता है सब जगह यही मीनिंग रहेगा उनका। क्लियर है बेटा सबको? यहां तक बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके सर। ठीक है।
अब देखो बेटा आगे, तो फिर वो डायग्राम बना हुआ है उसको छोड़ दीजिए, अपन बना चुके हैं बहुत अच्छा। कंकाल जरूर पढ़ेंगे क्योंकि इसको कंकाल के आधार पर ही हम इसको क्लासिफाइड करते हैं। देखिए कंकाल कंटकाओं का सीक्रेशन से बनता है जो कि सिलिकोसाइड सिलिकॉन पर बना होता है, इसी के बेसिस पर हम इसको क्लासिफाइड करने वाले आगे। पाचन की बात हुई, होलोजॉइक होते हैं, श्वसन उत्सर्जन हो गया, शरीर की सतह के द्वारा होता है, और चूंकि पानी में रहते हैं इसलिए अमोनिया को अमोनिया के फॉर्म में उत्सर्जित कर सकते हैं। जो पानी में नहीं रहेंगे उनको अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करना पड़ता है, जैसे हम लोग करते हैं। हम अमोनिया बनता तो हमारी बॉडी में अमोनिया ही और CO2 है, पर CO2 को तो हम CO2 के फॉर्म में उत्सर्जित कर देते हैं, बट अमोनिया को नहीं कर सकते। और CO2 उत्सर्जित नहीं हो रही है, CO2 एक्सपायर्ड हो रही है थ्रू लंग्स। अब अमोनिया हानिकारक है, बहुत ज्यादा विषैली है, तो यदि हम पानी में रह रहे होते तो हम एक बार सोच भी सकते थे। तो कोई भी मैमल्स, कोई भी स्तनधारी अमोनिया को अमोनिया के फॉर्म में उत्सर्जित नहीं कर सकता, भले वो पानी में भी रह रहा है तो भी उसमें यूरिया ही बनाना पड़ेगा उसको। उसके कुछ रीजन है वो हम उत्सर्जित पड़ेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम में पड़ेंगे। हेलो सर। हाँ बेटा। ये पानी जलीय जीव होते हैं सर, वो अमोनिया पानी में घोल देते हैं तो पानी विषैला नहीं होता हुआ? अरे पानी विषैला नहीं होता, इतनी ज्यादा विषैली नहीं होती, क्योंकि हमारे अंगों के लिए हानिकारक हो जाएगी। अगर हमारी बॉडी में पानी की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती तो भी हम अमोनिया को अमोनिया के फॉर्म में उत्सर्जित कर सकते थे। आपने पढ़ा होगा पानी को प्यूरिफाई कौन करता है? अमोनिया मिलाते हैं। हाँ अमोनिया मिलाते हैं जब अपन स्विमिंग पूल वगैरह में जाते हैं, ठीक है। तो इतनी बॉडी के कोशिकाओं के लिए हानिकारक होती है पानी के लिए, ठीक है। आगे अब जैसे यूरिया है, यूरिया हमारा निकलता है कि नहीं निकलता? यूरिन फॉर्म में, मूत्र के फॉर्म में। अब अगर वो शरीर में रहेगा तो हमारी कोशिकाओं के लिए हानिकारक है। यदि पानी में मिल जाएगा यूरिया तो हानिकारक है। देखा होगा आपके स्वेट में भी तो यूरिया होता है, पसीने में भी तो यूरिया होता है। तो जो हमारे यूरिन की कंपोजिशन है, मूत्र की कंपोजिशन है, वही हमारे पसीने की भी कंपोजिशन है। बट पसीने को हम इतना गंदा नहीं मानते जितना यूरिन को मानते हैं, जबकि कंटेंट दोनों के सेम है। और यूरिन को और पसीने को जो हम गंदा मानते हैं उसमें प्रेजेंट यूरिया के कारण ही मानते हैं। तो यूरिया तो आपके पसीने में भी है, फिर वो गंदा है। वो गंदा क्यों नहीं है? दोनों की एक ही जैसी संरचना है। बट प्रॉब्लम समझो, कंटेंट, संरचना नहीं बोले, कंटेंट दोनों का एक जैसा है। तो यूरिया पसीने के फॉर्म में कई बार हमारे माउथ में चला जाता है कि नहीं चला जाता? यस सर, चला जाता है। लेकिन यूरिन के बारे में बोलोगे किसी से तो अरे ऐसा, यूरिन कोई भी ड्रिंक नहीं कर सकता, बट पसीना तो कर लेते हैं ना, धोखे में जैसे भी है, काम करते करते अपने आप चला जाता है अंदर। बट संगठन दोनों का सेम है। तो इतना हानिकारक थोड़ी ये चला गया तो आपको कुछ हुआ क्या? पसीना अंदर चला गया, यूरिया अंदर चला गया, कुछ हुआ क्या आपको आज तक? कुछ नहीं सर, नहीं सर, नहीं हुआ ना। हाँ। अगर हम सुबह से वैसे कुछ नहीं होना है सर, वैसे हमारी ब्रेन वाली वो क्या जाता है सर? ब्रेन वाली सेल्स है, उनके लिए पॉइजन का काम करेगा। वो एक आध दिन में नहीं करेगा, बहुत दिनों तक यूरिया बाहर नहीं निकले। जैसे देखा होगा आप लोगों ने, किसी की किडनी फेल हो जाए, किडनी फेल हो जाए तो सबसे पहले कहां अटैक होता है? जब यूरिया बाहर नहीं आ पाता तो ब्रेन पर अटैक होता है। और ऐसे पर्सन की देखने की पावर, सुनने की पावर, पहचानने की पावर, बोलने की पावर धीरे धीरे ये कम होती जाती है, और धीरे धीरे उसके पूरे ऑर्गन डैमेज करते जाते हैं। तो हमारी बॉडी की जो सबसे संवेदनशील कोशिका है वो नर्व सेल है, तंत्रिका कोशिका है। तो हमेशा इसका किसी का भी टॉक्सिक इफेक्ट पड़ना है तो पहले ब्रेन पे पड़ता है। यदि ऑक्सीजन की कमी का भी अटैक पड़ना है तो सबसे पहले ब्रेन पे पड़ता है। देखो हमारी ब्रेन सेल्स तंत्रिका कोशिकाएं, लिख लो सभी लोग, लिखो, 2 लाइन है, सभी लोग सब जगह काम आएंगी। 2 से 3 मिनट तक ऑक्सीजन ना मिले तो अनकॉन्शियस हो जाती है। अनकॉन्शियस का मतलब नॉन फंक्शनल। सर शुरू से बोलना। 2 से 3 मिनट ऑक्सीजन ना मिलने पर, 2 से 3 मिनट तक ऑक्सीजन ना मिलने पर तंत्रिका कोशिकाएं अनकॉन्शियस हो जाती है। अनकॉन्शियस का मतलब जानते हैं? बेहोश टाइप की। तो हम बेहोश हो जाएंगे।
अनकॉन्शियस, बेहोश कह सकते हो आप हिंदी वर्ड। दूसरा लिखो, 4 से 5 मिनट तक ऑक्सीजन ना मिलने पर तंत्रिका कोशिकाएं डेड हो जाती हैं, मर जाती हैं। 4 से 5 मिनट तक ऑक्सीजन ना मिलने पर तंत्रिका कोशिकाएं डेड हो जाती हैं। लिख दिया बेटा। 8 मिनट तक ऑक्सीजन ना मिलने पर शरीर की दूसरी कोशिकाएं डेड हो जाती हैं। ये ध्यान रखना, 8 कह दो या 8 से 9 कह दो, बात एक ही है। 8 मिनट तक ऑक्सीजन ना मिलने पर शरीर की दूसरी कोशिकाएं डेड हो जाती है। अब समझो, लिख लिया सब लोगों ने? बेटा लिख लिया सबने? यस सर। तो अब हमने केवल अनकॉन्शियस वर्ड ब्रेन के लिए क्यों यूज किया? अरे बेहोश होना, होश में आना सब किस पे डिपेंड है? ब्रेन पे ही तो डिपेंड है, इसलिए अपन ने ब्रेन की बात की। और ये भी समझ में आ गया होगा। तभी तभी सर गर्मी में चक्कर आ जाते हैं। हाँ, गर्मी में चक्कर, जहाँ सफोकेशन होता है ना। अब देखो, बोले सर सफोकेशन किसी को क्यों होता है? सबको थोड़ा ही होता है। अरे भीड़ में कुछ लोग सरवाइव कर जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। तो सबकी अपनी बॉडी की स्टेमिना अलग है। आपने देखा होगा हमारे साथ में ही या हमारे परिचितों में कुछ लोग ऐसे होंगे जो 3-3 मिनट के लिए सांस रोक लेते हैं। आप 1 मिनट रोक के बता दीजिए, रोक सकते हो क्या 1 मिनट तक आप? नहीं सर। कुछ लोगों ने सुना होगा ना, कुछ लोगों के बारे में, अपने मेडिटेशन करते रहते हैं तो 3-3 मिनट तक, 5-5 मिनट तक सांस रोक देते हैं। यस सर। तो अब बोले सर आपने तो लिखा है 2 मिनट तक हैबिट बना लेते हैं सर, वो हैबिट। 2 मिनट तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हमारी तंत्रिका कोशिकाएं बेहोश हो जाएंगे, अनकॉन्शियस हो जाएंगी, और 4 से 5 मिनट तक उनकी डेथ हो जाएगी। सर उसने तो 5 मिनट रोक दिया, उसकी डेथ क्यों हुई? अरे भैया, मेडिटेशन भी तो कोई चीज होती है, इसके दम पर आप अपनी वर्किंग सेल्स की वर्किंग पावर को हमेशा 2 से 10 गुना तक बढ़ा सकते हो। पढ़ा होगा ना आप लोगों ने? नहीं सर, नहीं। हाँ, तो ये ध्यान रखना, मेडिटेशन में बहुत पावर होती है। अरे कोई पर्सन है 1 मिनट काम करने पर थक जाता है, 2 जीने चढ़ के आता है और थक जाता है। लेकिन आपने देखा होगा हमारे फुटबॉलर, हॉकी प्लेयर, क्रिकेट प्लेयर लगातार दौड़ते रहते हैं। आपने सुना होगा कुछ लोग 40-40 किलोमीटर तक कंटिन्यू दौड़ लेते हैं। आप 40 मीटर में थक जाएंगे, वो 40 किलोमीटर दौड़ रहे हैं, तो उनकी क्या स्टेमिना अलग है ना, शरीर की क्षमता अलग अलग होती है। तो वो किस पर डिपेंड करा? प्रैक्टिस पर। ठीक है, तो सबकी ब्रेकिंग पावर, वो सबकी क्षमताएं अलग अलग होती है, तो वो याद रखना है आपको। चले आगे। ओके सर। आप आगे देखो बेटा, इसको हमेशा देखो। अब आप पेज नंबर 9 पर आइए, पलट दीजिए पेज, तो लिखा होगा आपका, इसको डिवाइड किया गया है किसके बेसिस पे? देखो सबसे पहले परिवर्धन लिखा है, डेवलपमेंट। इसमें लिखा है लार्वा अवस्था उपस्थित। इसको समझो, लार्वा अवस्था उपस्थित, क्योंकि सब जगह आने वाला पॉइंट टेस्ट है। यदि कहीं पर भी लिखे लार्वा अवस्था उपस्थित, तो इसका मतलब मान लेना डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। हिंदी में इसको परिवर्धन बोलते हैं। तो लार्वा अवस्था उपस्थित में होता है डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब क्या हुआ? एकदम से पूर्ण विकसित जंतु नहीं होगा, पहले अपूर्ण विकसित होगा, उसके बाद फिर वो पूर्ण विकसित बनेगा। इसका मतलब होता है पहले अपूर्ण विकसित, देन आफ्टर, उसके बाद पूर्ण विकसित, उसको लार्वा अवस्था कहते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा फ्रॉग, मेढक, मेढक का लार्वा होता है जिसका आप टेडपूल कहते हैं। पढ़ा है ना आप लोगों ने? उदाहरण बता रहे हैं।
फ्रॉग का लार्वा क्या कहलाता है बेटा बताओ? टैडपोल कहलाता है। तो टैडपोल में किसके लक्षण होंगे, फ्रॉग के क्या फिश के? फ्रॉग के, फ्रॉग। अरे फ्रॉग के क्यों होंगे? अरे फ्रॉग बेटा किससे बना है? मछली से ही तो बना है। पता है आपको ये वाली बात? नहीं सर। अरे क्यों नहीं पता? सर मछली, सर मछली से कैसे बनाए सर? वो तो स्तनधारी है। मतलब वैसा तुम काय से बने हो? सूक्ष्म जीवों से। सूक्ष्म जीव क्या पढ़ा था आपने? अमीबा। हाँ सर। फिर अमीबा से क्या बना? पॉरीफेरा। पॉरीफेरा जो पढ़ रहा है अपन, स्पंज। फिर पॉरीफेरा से क्या बना? सीलंट्रेटा, हाइड्रा वगैरह। फिर क्या बने उनसे? वॉर्म्स, प्लेटिहेल्मिन्थेस और नेमेटोडा पढ़ते हो आप। फिर क्या बने उनसे सर? एनिलिडा, जिसमें अर्थवर्म, केंचुआ पढ़ते हो आप। लीच, जोंक पढ़ते हो आप। उनसे क्या बने सर? फिर आर्थ्रोपोडा, इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े। उनसे क्या बने? फिर मोलस्का। उनसे क्या बने? फिर इकाइनोडर्मेटा। उनसे हेमिकॉर्डेटा, जो नॉन कॉर्डेट का सबसे विकसित था। फिर कॉर्डेटा, नोटोकॉर्ड बन गई आपने। और नोटोकॉर्ड बन गई तो आपने देखा नोटोकॉर्ड के बेसिस पे भी हमारे दो पार्ट थे, एक अकशेरुकी और एक कशेरुकी। यदि रीढ़ की हड्डी में कन्वर्ट हो गई तो कशेरुकी। फिर हमने आपको बताया था कि सबसे पहले गिल्स बने हम में, और फिश में गिल्स के फॉर्म में ही रह गए। और मछलियों में फिंसों के द्वारा लोकोमोशन हुआ, पंखों के द्वारा। फिर उनमें चेंज हुआ। मछली का हार्ट 2 चैम्बर वाला होता है। तो एक मछली ऐसी आई जिसको आप डिप्लोई लंग फिश कहते हैं, आपने नाम सुना होगा, डिप्लोई या लंग फिश। उसका हार्ट 3 चैम्बर वाला हो गया, 3 चैम्बर वाला हो गया हार्ट। और उसमें फेफड़ों के द्वारा रेस्पिरेशन होने लगा। तो आपकी पोएम गलत साबित कर दी लंग फिश डिप्लोई ने। क्या थी आपकी पोएम? मछली जल की रानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, और बाहर निकालो तो मर जाएगी। गलत है। बट कौन सी नींद मरेगी पानी के बाहर निकालने पर? लिम्फोसिया। डिप्नोई। अरे गैम्बूसिया मर जाएगी, डिप्नोई, क्योंकि उसमें लंग फिश के द्वारा होता है। लंग फिश फेफड़ों के द्वारा ब्रीदिंग होती है। और फ्रॉग के बारे में हमने आपको बताया था, पहला एनिमल है जो पानी से निकलकर थरपल आया, जिसमें फेफड़ों के द्वारा प्रचलन हुआ। तो मछली से जब मेढक बन रहा था तो बीच की संयोजक कड़ी बनी, कनेक्टिव लिंक। एकदम से थोड़ी बन जाएंगे हम। तो वो कनेक्टिव लिंक क्या थी? एम्फीबिया के चाचा कौन सर? डिप्नोई। हाँ, आ चुका है नीट में, अंकल ऑफ एम्फीबिया किसे कहते हैं। यानी एम्फीबिया जिसमें फ्रॉग आते हैं, तो फ्रॉग के चाचा या चाची जो भी कहना चाहो, किसको मानते हो आप लोग? डिप्नोई को मानते हो। तो बोले सर इनके बाबा कौन है फिर फ्रॉग के? अरे फिश। तो फिश कौन सी फिश? और सारी फिश है। हमारे सबसे बड़े बाबा का नाम क्या है? अमीबा। हम सब अमीबा की संतान है। बैक्टीरिया। और क्या? फिर ऐसे तो बढ़ते चले गए। फिर आप एम्फीबिया से रेप्टाइल्स बन गए, रेप्टाइल्स सरीसृप, सरीसृप से फिर पक्षी बन गए, फ्लाइंग करने लग गए। फिर मेमरी ग्लैंड्स हो गई, मेमेलिया हो गए। और मेमेलिया में धीरे धीरे बढ़ते चले गए हम। पहले बंदर, बंदर से चिंपांजी, और बाद में मनुष्य बन गया। अब समझ में आ गई पूरी कहानी? हाँ सर। अब जो फ्रॉग का लार्वा है टैडपोल, वो कंप्लीट इनकम्प्लीट फ्रॉग है। इनकम्प्लीट फ्रॉग है, तो इस लार्वा में, टैडपोल में किसके लक्षण होंगे? मछली के लक्षण होते हैं, डिप्लोई। ठीक है। हाँ, अब बाद में किसमें कन्वर्ट हो जाता है? फ्रॉग में। जो कि बाद में फ्रॉग बन जाता है, ठीक है। अब समझो। तो अब बोले सर फिर लार्वा का कनेक्शन क्या है? किसमें लार्वा स्टेज होगी, किसमें नहीं होगी? तो यहाँ पर 2 चीजें याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट हर जगह आने वाली है। नोट डाल के लिख सकते हो, नोट।
जिन जंतुओं के एग में, जिन जंतुओं के एग में पर्याप्त मात्रा में यौक, जिसको आप पीतक कहते हो, नाम सुना होगा ना, पीतक होता है, यौक होता है, उनमें लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती। पर्याप्त मात्रा में सर क्या लिखा है? हाँ, पर्याप्त मात्रा के बाद क्या लिखा है? जिन जंतुओं के एग में पर्याप्त मात्रा में यौक नहीं होता, यौक पीतक। अंडा देखा आपने मुर्गी का अंडा, तोड़ा है Yes, sir. सर तो उसमें पीला पीला लिक्विड निकलता है, फैट लिपिड, हाँ सर। उसको यौक कहते हैं। और उसमें जो व्हाइट वाला पार्ट रहता है, पीले के चारों तरफ एक व्हाइट पार्ट रहता है, वो प्रोटीन वाला पार्ट होता है। तो आपने देखा होगा जो लोग डेली एग खाते हैं वो पीला वाला पार्ट नहीं खाते, तो कौन सा पार्ट खाते हैं? प्रोटीन वाला, प्रोटीन, व्हाइट वाला पार्ट खाते हैं। क्योंकि हमारी बॉडी की मसल्स बनने के लिए फैट जरूरी है का प्रोटीन? प्रोटीन। प्रोटीन। तो डेली डेली 4 अंडे खाएंगे, 5 अंडे खाएंगे, कहीं पीला वाला पार्ट भी खाने लग गए तो प्रोटीन आपकी बॉडी की मसल्स तो बनाएंगी, बट साथ में क्या बना देंगी आपकी? फैट। फैट तो कहाँ चर्बी। डिपोजिट होगा? फैट कहाँ डिपोजिट होता है हमारे केस में? पहले कोशिकाओं में। पेट। कोशिकाओं में नहीं सर पेट में। अरे गणेश जी बन जाएंगे आप। सर मतलब कुछ लोग होते हैं सर, उनका मुंह हाथ पैर सब कुछ मोटा हो जाता है। अरे हाथ पैर मोटे हो जाए वो तो अच्छी है, पहले पेट मोटा होगा और मुंह मोटा होगा, गणेश जी बनेंगे पहले, इसलिए फैट हटा देते हैं। और गणेश जी बन गए तो पता है एब्डोमेन बढ़ गया तो सब बेकार हो गया, हमारी मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाएंगे, हमारी एक्टिविटी कम हो जाएगी, हम लेथार्जिक हो जाएंगे। कुछ देखा होगा जिनका पेट बड़ा होता है वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक नहीं होते, जिनको अपन ओवरवेट कहते हैं, उनको स्पोर्ट्स में खेलने का मौका नहीं मिलता, पता है ना, टीम से बाहर कर दिया जाता है। एक बार अपने युवराज सिंह, नाम सुना है युवराज सिंह का? यस सर। बहुत अच्छे प्लेयर थे, एक बार ओवरवेट के कारण उनको बाहर कर दिया गया, क्योंकि यदि ओवरवेट हो तो फिर आप ग्राउंड में कैसे भागेंगे, कैसे रन बनाएंगे? अब समझ में आ गई पूरी कहानी? ओके सर। तो उनमें लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती। उदाहरण के लिए क्या कहोगे इनमें आप? इनमें होता है पर्याप्त मात्रा में यौक, सरीसृप, जिनको आप कहते हो रेप्टाइल्स, ध्यान रखना है, कभी भी लार्वा अवस्था नहीं होती। पक्षी, इंसेक्ट। इंसेक्ट। आप कुछ इंसेक्ट में सब चीजें, इंसेक्ट तो बहुत बड़ा ग्रुप है, इंसेक्ट में दोनों चीजें चलती। कुछ इंसेक्ट्स ऐसे हैं जो सीधे बच्चे को जन्म देते हैं, बेबी पेरी, कुछ इंसेक्ट्स ऐसे में लार्वा अवस्था होती है, कुछ इंसेक्ट ऐसे जिनमें लार्वा अवस्था नहीं होती, इसलिए इंसेक्ट को इंक्लूड नहीं करें। देखो इंसेक्ट में बटरफ्लाई आया, तो बटरफ्लाई का लार्वा आपने पढ़ा होगा कैटरपिलर होता है। हाँ सर। हमारा इंसेक्ट में हनी भी आया, मधुमक्खी, तो मधुमक्खी का लार्वा गर्भ होता है। हमारी बेटा वो होती है मक्खी, हाउस फ्लाई, उसका लार्वा मेगट होता है। हमारा मच्छर होता है, मच्छर मॉस्किटो, वो भी इंसेक्ट में आता है, उसका लार्वा रेगुलर होता है। तो इंसेक्ट तो मिला जुला है, उसमें स्तनधारी भी होते हैं, सॉरी स्तनधारी, उसमें विविपेरस भी होते हैं सीधा बच्चों को जन्म देते हैं, उसमें ऐसे भी होते हैं जिनमें लार्वावस्था नहीं होती, उनमें ऐसे भी होते हैं जिनमें लार्वावस्था होती है, उसको एग्जांपल बनी। सर बच्चे जन्म कौन देते हैं सर? अरे बिच्छू, बिच्छू महाराज, स्कॉर्पियन, वो आर्थ्रोपोडा में तो आते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं। सर हाँ। और आपने सुना होगा जो बिच्छू है ना, माँ अपने बच्चों को खा जाती है, कई बार सुना है आपने? यस सर। नहीं सर, ये सुना है बच्चा का जन्म देने के बाद माँ मर जाती है। अरे बच्चे थोड़ी माँ को खा जाएंगे, बच्चे जन्म लेने के बाद माँ मर जाती है। नहीं नहीं ऐसा नहीं, ठीक है, कई बार माँ अपने बच्चों को खा जाती है। और आपने सुना होगा मकड़ी होती है ना, मकड़ी, स्पाइडर। यस सर। वो भी तो कीड़े मकोड़ों में आती, वो अपने पति को खा जाती है। और क्या? आफ्टर प्रजनन
इसलिए अपन उसको ब्लैक विडो कहते हैं, काली विधवा। ठीक है, तो पढ़ेंगे पर आगे। तो अभी आप समझो सरीसृप यानी रेप्टाइल्स, पक्षी माने एविज। एक तो इनमें लार्वावस्था नहीं होती, इनमें कभी भी लार्वावस्था नहीं होती, और एनिलिडा में लार्वावस्था नहीं होती, एनिलिडा। लेकिन एनिलिडा का एक क्लास है पॉलीकीटा, जिसमें नीरिज आती है, नीरिज। ठीक है, उसमें लार्वावस्था होती है बस, तो हम उसको यहां इंक्लूड कर सकते हैं। एंड एनिलिडा, किंतु पॉलीकीटा में होती है, इसका एक क्लास है पॉलीकीटा। ये ध्यान रखना, सब जगह काम आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखा रहे हैं, इससे आगे हमें रटना नहीं पड़ेगा। एंड एनिलिडा, किंतु पॉलीकीटा को छोड़कर। एक वर्ग होता है पॉलीकीटा, आगे पढ़ोगे आप एनिलिडा में, एंड एनिलिडा में नहीं होती। बट एनिलिडा के एक क्लास में होती है, उसका नाम क्या लिख दिया बेटा हमने, जरा देखो, पॉलीकीटा। पॉलीकीटा बस। तो सामान्य रूप से पूछा जाए एनिलिडा में होती है कि नहीं होती, तो क्या टिक करोगे? नहीं होती। नहीं होती। और किसमें नहीं होती? तथा स्तनधारियों में नहीं होती। अरे जो यूटेरस में बच्चे पलते हैं उनमें भी नहीं होती, क्योंकि वो कहां से पोषण लेते हैं? मां के ब्लड से। पर्याप्त पोषण लेने के बाद ही तुम्हारा बर्थ होता है। मां के ब्लड से पोषण लेते हैं, तो इनको छोड़ दो बस, बाकी सब में लार्वावस्था होती है। अब प्रोटोजोआ तो एक सेल वाला है, तो उनमें तो लार्वावस्था नहीं होगी ना। एक सेल का कोई भी अलग पार्ट हो जाए तो वो नया एनिमल बन जाएगा। इनके अलावा सब में लार्वावस्था होती है। सर रोको थोड़ा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इनको छोड़ दो, इनको छोड़कर बाकी सब में लार्वावस्था होती है, ग्रुपों में। लेकिन एनिमल तो कहीं ऐसे जो बिच्छू में नहीं है ना, बाकी सब समूहों में लार्वा अवस्था। एक पॉइंट आपको रटना नहीं पड़ेगा, हर जगह आएगा ये बार बार। नोट डाल के लिखो, प्रोटोजोआ में इसलिए नहीं होती क्योंकि वो एक सेल वाला होता है। प्रोटोजोआ तो वैसे ही एनिमल में आता नहीं है, वो तो प्रोटिस्टा में आता है। क्योंकि वह एक कोशिकीय होता है। एक कोशिकी में अगर सेल का कोई भी एक पार्ट अलग हो जाए तो नया एनिमल बन जाएगा ना। बना लिया बेटा, लिख लिया सबने? यस सर ये बोलो। सर ये क्या लिखा है? प्रोटोजोआ में इसलिए नहीं होती है। प्रोटोजोआ क्या लिखा है? प्रोटोजोआ कितने सेल वाला होता है? एक। बस एक सेल है, तो फिर उसमें लार्वावस्था कैसे हो जाएगी? एक सेल है, वो तो जरा सा भी कोई सेल का पार्ट अलग हुआ तो एक नया एनिमल बन जाएगा ना, इसलिए लार्वावस्था नहीं हो सकती। और वैसे भी हम उसको जंतु का मानते हैं, प्रोटिस्टा में पढ़ते हैं, बट प्रचलन करते इसलिए जंतु मान लिया। देखो बेटा, अब जरा टेबल पे आ जाइए। आ गए सभी लोग टेबल पे? मॉड्यूल में देखो सभी लोग। यस सर। जो हम करें बस वही अंडरलाइन करना, पूरा मत पढ़ना। देखो इसको, देखो लिखा है ना, कंकाल के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया। मिल गई लाइन सबको?
यस सर। तो देखो एक लिखा है कैलकेरिया, यही नाम याद करने पड़ेंगे, हिंदी में नाम नहीं मिलेंगे इनके आपको, कैलकेरिया को कैलकेरिया ही कहेंगे। दूसरा लिखा है हेक्साएक्टिनिलिडा, हेक्साएक्टिनिलिडा लिखा है ना। और तीसरा लिखा यस है सर। डेमोस्पंजी या डेमोस्पंजी। तो आपका पोरीफेरा कंकाल के आधार पर 3 वर्गों में विभक्त हो गया। पहला लिखा है कैल्सीस्पंजिया या कैलकेरिया, दूसरा लिखा है हेक्साएक्टिनिलिडा और तीसरा लिखा है डेमोस्पंजिया। अब कंकाल काय का बना है? कैल्सीस्पंजिया में रटना पड़ेगा, कैल्शियम कांटों का। हेक्साएक्टिनिलिडा में हेलो लिखा सर, है, आप कहाँ बोल? हेलो सर, हाँ आप कहाँ पे बोल रहे हैं? हाँ बेटा, आप कहाँ पे बोल रहे हैं? आवाज नहीं आ रही है आपकी, क्या कह रहे हो बेटा? डिस्कनेक्ट हो रही है। तो देखो पहला लिखा है कैलकेरिया, जिसका आप कैल्सीस्पंजिया भी कह सकते हो, पहला क्लास। कैलकेरिया या कैल्सीस्पंजिया भी बोल सकते हैं। इसमें कैल्शियम का कंकाल होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का कह सकते हो, कैल्शियम की प्लेटें जरूर आए, कैल्शियम कार्बोनेट बोल सकते हो। दूसरा लिखा था हेक्साएक्टिनिलिडा, जिसमें देखा 6 प्लेट होंगी जो सिलिकॉन की बनी होगी, लिखा होगा सिलिका की बनी हुई 6 प्लेट, लिखा है ना बेटा। फिर तीसरा क्या लिखा है? डेमोस्पंजिया, ये क्या 4 किरणें होती हैं, सिलिका की रेशों की बनी होती है। आप कह सकते हैं स्पॉन्जन फाइबर की बनी होती है, स्पॉन्जन फाइबर। बट इतना लिखना है बस, 3 क्लास। पहला कैलकेरिया कैल्सीस्पंजिया, इसमें कैल्शियम की प्लेट होंगी। दूसरा हेक्साएक्टिनिलिडा, जिसमें सिलिका की 6 प्लेट होंगी। तीसरा डेमोस्पंजिया, जिसमें स्पॉन्जन फाइबर्स होंगे। लिख लिया बेटा सबने यहां तक इतना? कि आप अपने मॉड्यूल में ही अंडरलाइन कर दीजिए। बताइए सभी लोग, वॉइस आ रही है? यस सर, हो गया सर। अब सबसे मेन है उदाहरण, सीधा उदाहरण पे आ जाओ, बाकी बीच का पूरा छोड़ दो। उदाहरण में जो बोले कोई कोई टिक करना है। ल्यूकोसोलिनिया को टिक करो बेटा, ल्यूकोसोलिनिया कर दिया सबने टिक? यस सर। छोड़ दो बाकी इसके सारे। दूसरे में देखो यूप्लेक्टेला को टिक करो और हाइलोनेमा को टिक करो। यस सर। और फेरिनेमा को भी टिक क्या करो। बोले सर? क्या बोले? ये एनिमल है, इनके इन वर्गों में आने वाले एनिमल्स के नाम है। तो हेक्साएक्टिनिलिडा में यूप्लेक्टेला आ गया, हाइलोनेमा आ गया, फेरिनेमा आ गया। क्लियर कर लिया सबने यहां तक? अब यूप्लेक्टेला के बारे में सुनिए। यूप्लेक्टेला में मेल और फीमेल दोनों इकट्ठे होकर एक ग्रुप के रूप में आ जाते हैं, जिससे हमको ये एक गुलदस्ते की तरह दिखाई देता है, बास्केट फ्लावर। तो बास्केट फ्लावर की तरह दिखाई देता है। तो इसे हम जापान में न्यू कपल्स को शादी के टाइम पे गिफ्ट में देते हैं। समझ में आ गई ना बात? सर कितना बड़ा होता है? गुलदस्ते के बराबर ही बना लेते हैं, कॉलोनी थोड़ा उससे छोटा होता है गुलदस्ते से। ठीक है, एनिमल एक नहीं होते, कई मेल कई फीमेल होते हैं, उसमें ग्रुप में आ जाते हैं सब। लेकिन ध्यान रहे इनके मेल और फीमेल अलग नहीं हो सकते, अलग होंगे तो डेथ हो जाएगी। क्लियर है ना बेटा? यस सर। यूप्लेक्टेला, हाइलोनेमा और फेरिनेमा, ये तीनों हो गए आपके हेक्साएक्टिनिलिडा में। अब आखिरी वाले में जाइए, डेमोस्पोंजिया में। उसमें अंडरलाइन करो स्पोंजिया या यूस्पोंजिया। स्पोंजिला को फ्रेश वाटर स्पंज कहते हैं, लिखा हुआ है अलग नीचे वाली दूसरी कॉलम बने उनमें।
कैलिना को, कैलिना देखो लिखा होगा बेटा, कैलिना क्या लिखा है, कैलिना क्या है, बोरिंग स्पंज कहते हैं, लिखा है बोरिंग स्पंज। पहले समझो सर डेमो एक्सपोजिंग सर कौन कौन से टिक करने हैं? डेमो स्पंजिया में हम टिक करा रहे हैं, एक तो करो बात स्पंज जिसका नाम यू स्पंजिया है, यू स्पंजिया को टिक कर लो, कर लिया। स्पंजला को कर लो, इसे फ्रेश वाटर स्पंज कहते हैं, इनके कॉमन नेम लिखना नहीं है, नीचे लिखे हुए टेबल पर उसमें नीचे। फिर करो आप क्लियोना, इसको बोरिंग स्पंज कहते हैं, तो यू स्पंजिया को बात स्पंज भी कहते हैं, स्पंजला को फ्रेश वाटर स्पंज कहते हैं, क्लियोना को बोरिंग स्पंज कहते हैं। कर लिया सबने अंडरलाइन। हिप्पो स्पंजिया को हॉर्स स्पंज कहते हैं। कर लिया बेटा यहां तक? ओके सर। अब ओके सर। सबसे लास्ट में लिखा है सबसे छोटा स्पंज ल्यूकोसोलिनिया होता है, जो आपका कैलकेरिया में आता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो, अब नीचे जो दूसरे नाम लिखे हैं वो जरूर याद रखना। तो देखो यूप्लेक्टेला में क्लियर लिखा होगा, बास्केट फ्लावर लिखा है, फ्लावर बास्केट बोलते हैं। जापान में न्यू दंपति को गिफ्ट के रूप में दिया जाता है। डेमो स्पंजिया में स्पंजिया को बात स्पंज कहते हैं, स्पंजला को फ्रेश वाटर स्पंज कहते हैं, क्लियोना को बोरिंग स्पंज कहते हैं। सबसे छोटा स्पंज ल्यूकोसोलिनिया होता है, जो रटने पड़ेंगे आपको। अब क्लियोना को बोरिंग स्पंज कहते हैं, तो आपने सुना होगा जो समुद्री जहाज है, समुद्री यानी शिप है, उसमें लकड़ी के चारों तरफ हम थोड़ा सा मेटल की एक परत लगाते हैं, सुना है आप लोगों ने ऐसा? नहीं सर। तो सुन लो, लगाते हैं। नहीं लगाएंगे तो क्या करेगा ये क्लियोना, उस लकड़ी में होल कर देगा। बोरिंग माने होल कर देगा। लकड़ी में होल हो गया तो क्या भर सकता है अंदर? पानी। वाटर वाटर। तो क्या होगा? डूब जाएगा। गलेगी लकड़ी। डूब जाएगा। तो जो सतह जहाज की पानी में रहेगी, तो क्लियोना से बचाने के लिए जनरली कोई ना कोई मेटल यूज में लाते हैं, जिससे उसमें बोर नहीं कर पाए लकड़ी में। ठीक है, तो चाहो तो ये चीज याद रख सकते हो या लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज में, जिससे आपको याद रहे। पॉरीफेरा कंप्लीट हो गया, इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव में लगा लेंगे आप लोग। बताओ बेटा जल्दी से। लगा लेंगे सर। तो अब इसके ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए 5, वो आप लगा लीजिए। और अब हम सीलेंट डेटा और टीनोफोरा कल पढ़ेंगे, और आप लोग भी थोड़ा सा पढ़ के आना, ठीक है? क्योंकि एक दिन में एक दिन में हमको 2 संघ खत्म करने पड़ेंगे। अभी हमारे इसलिए एक हुए कि हम हमारे कई पॉइंट्स हो गए, क्योंकि हम डिप्लोब्लास्टिक समझ गए, हम ट्रिप्लोब्लास्टिक समझ गए, हम टिश्यू ग्रेड समझ गए, हम सिमेट्री समझ गए, हम लार्वावस्था समझ गए, ठीक है, हम उत्सर्जन श्वसन ये सब समझ गए। तो ये सारे पॉइंट्स अब केवल हमको रीड करने हैं, समझने नहीं होंगे, क्योंकि हम समझ के लिख चुके हैं उनको पूरा। तो ये पॉइंट्स आगे चल के हमारे कट हो जाएंगे ना, तो इसलिए जल्दी जल्दी हो जाएगा। समझ गए ना पूरी बात को? क्यों जल्दी हो जाएगा आने वाले टाइम में? बोलो। यस सर। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक रहेगा। आप इसको पढ़िए, जितना पढ़ा चुके हैं पूरा उसको रिवाइज करेंगे बड़ा अच्छे से, और आगे का पढ़ के आएंगे नेक्स्ट टाइम पे ना। तो आज की क्लास यहीं एंड होती है। ओके, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, अभी 2 मिनट है। पूछना है क्या?